नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके न्यूज और मैं हूं योगराज। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले आपकी खुशहाली के लिए मैं भगवान से ये दुआ करता हूं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आप स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, क्योंकि अभी जो समय भी है वो बहुत ही क्रिटिकल समय चल रहा है। कोविड-19 के केस जो है लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। तो प्यारे दर्शकों, आज हमारे बीच जुड़ चुके हैं श्री पंकज डोगरा जी, सीनियर लीडर कांग्रेस के, और लगातार ये समाज की सेवा में लगे हुए हैं। तो प्यारे दर्शकों, आज हमारी बातचीत इनसे होगी। सर, सबसे पहले मैं जेके न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद योगराज जी। सर, अभी जो लॉकडाउन था 24 से लेकर 31 तक, कल सुबह 7 बजे ये खत्म होने वाला है और ये उम्मीद है कि आज शाम तक जेकेयू की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना कोई गाइडलाइन आ ही जाएगी। ये लॉकडाउन एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, इसके बारे में सर आप बताएं कि लॉकडाउन जो है ये बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, इसका फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इसके बारे में सर बताएं। देखिए, जब से ये कोरोना महामारी आई है और जब ये पहली बार 2020 में आई, उस समय भी आपने देखा होगा कि लंबा दौर लॉकडाउन का चला और उसके बाद चाहिए तो ये था कि सरकारें तैयार रहती और ऐसा पैंडेमिक और ऐसा जो मौत का मंजर हमने यहाँ पे देखा है, ऐसा मंजर हमें द्वारा देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक सरकार की कार्यप्रणाली में आप सुस्तापन कह लीजिए या उनकी तरफ से कोई कमी आप कह लीजिए कि समय पे वो नहीं जागे, और आज इतना भी जो सिलसिला यहाँ पर महामारी का प्रकोप रहा, हम लोग भी छूटे नहीं रहे, तो इस सारे के पीछे जो गवर्नमेंट का फेलियर है। और इन सब चीजों को कर्म करने के लिए फिर एक ही रास्ता रहता है कि जब आपके पास अस्पताल तैयार नहीं है, दवाई तैयार नहीं है, या ओवर सिस्टम आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम तैयार नहीं है, तो फिर लोगों को घरों में बिठा दो, क्या बाहर मत निकलिए, स्टे होम, स्टे सेफ। तो उसी के नारे के नाते ये शटडाउन करते हैं और काफी लंबा भी चला। हालांकि इसके दूसरी तरफ हम इसके नुकसान देखें कि हमारे यहाँ बड़ी थोड़ी सी आबादी है जिनके पास रोजगार रहते हैं, बहुत थोड़ी सी आबादी है जिनके अपने काम धंधे होते हैं। ज्यादातर लोग या तो फैक्ट्रियों में या खेत में मजदूरी करते हैं या किसी की जहाँ काम करते हैं या भी दिहाड़ी पे काम करते हैं। और जब हम शटडाउन करते हैं या सब कुछ बंद करते हैं, लॉकडाउन होता है, तो इन सब चीजों पे असर पड़ता है और वो निचले स्तर पर या जो छोटा आदमी है उसको कितना नुकसान होता है। तो ये तो वो लोग जो भुगतते हैं, जो देखते हैं, जो वहाँ जाते आते हैं, उनको सब पता होता है, तो इसका बहुत नुकसान होता है। लेकिन जब आपके पास तैयारी नहीं है तो आपके पास फिर ये लॉकडाउन के अलावा चारा भी कोई नहीं है। और हमने देखा कि ये लॉकडाउन का जो केस रहा, इसमें लोगों ने उसका SOPs का ठीक पालन किया, गवर्नमेंट के कानूनों का ठीक पालन किया, और अब आपने देखा होगा कि पीक थोड़ी सी कम हो रही है। और जिस लॉकडाउन की आज शाम को घोषणा हो रही है, तो हम ये जरूर सोच रहे हैं कि जो छोटे दुकानदार, जो रेडी फेडी वाले, जहाँ गाँव में जो छोटे दुकानदार हैं, उनको भी थोड़ी राहत मिलेगी कि थोड़ा समय उनको भी मिलेगा। इस समय तो मात्र 2-4 रेट जैसे किराना हो गया, फ्रूट हो गया या अपने सब्जी की दुकानें भी इन तक ही सीमित था। तो हमें लगता है कि अब और लोगों को भी काम करने का मौका मिलेगा ताकि वो भी अपनी रोजी रोटी कमा सकें। सर, जो पहले लॉकडाउन हुआ था 8 दिन का, ये जो डायरेक्शन मिली थी, उसमें सर सिर्फ असेंशियल कमोडिटी के लिए परमिशन दी थी, मगर एक चीज और उन्होंने ऐड की थी कि जितने भी हार्डवेयर जो स्टोर हैं या बिजनेसमैन जो हैं वो खुले रहेंगे 7 से लेकर 11 बजे तक। इस बात को लेकर जितना भी व्यापार मंडल है, जैसे कपड़े वाली दुकानें या और हैं, जो भी है, उनके दिल और दिमाग में रोष प्रकट हो गया है। उनका ये कहना है कि लॉकडाउन आपने लगाया है और हार्डवेयर ना ही तो एसेंशियल चीज है। एक तरफ आप कोरोना कर्फ्यू लगाते हैं, दूसरी तरफ घर बनाने की इजाजत देते हैं। अगर ये तो श्योर है कि किसी के घर में अगर काम लगा है
तो 4-5-6 बंदे तो निश्चित ही उधर आते रहे। तो लोगों का ये कहना है, जो बिजनेसमैन है, कि हार्डवेयर इतना जरूरी नहीं है। अगर हार्डवेयर दुकान को परमिशन दी है तो वो चाहते हैं कि हफ्ते में एक दिन, कम से कम एक दिन जो है हर एक दुकानदार को मौका मिलना चाहिए दुकान खोलने का। सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार के मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि दोहरे मापदंड है। तो ना तो उनकी कोई तैयारी है, ना तो उनको लोगों की फिक्र है, ना ही को लोगों को वो कोई राहत की सामग्री दे रहे हैं। जहाँ उनको कोई बैंकों में जिन्होंने कर्जे ले रखे हैं, ना तो उनको कोई छूट है, ना तो उनकी कोई जो मैं कहूँगा कि कुछ उनको राहत कोई मिलती कि चलो 2-4 महीने का कर्जा ही उनका माफ कर दिया जाता, वैसा भी नहीं है। तो ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि हार्डवेयर की दुकानें खोली और दूसरी नहीं खोली, तो नेचुरली हर एक आदमी का अपने ट्रेड के साथ लगाव रहता है और उसकी मजबूरी खुली जाती है। सरकार ने इस समय ये लगा था कि पिछला उनको बैड एक्सपीरियंस था, जब आपने देखा कि हमारे यहाँ से बड़ी मास माइग्रेशन हुई, यूपी, बिहार, उड़ीसा के जो मजदूर यहाँ काम करने आते थे, तो जब बिना रोजगार के सरकार ने गाड़ियां बंद कर दी, रातों रात ट्रेनें बंद कर दी, तो वो पैदल ही चल पड़े थे अपने घरों की ओर। उस मास माइग्रेशन को रोकने के लिए शायद इन्होंने इस समय कंस्ट्रक्शन रोड कर दिया। हालांकि आपका वो कहना भी ठीक ही है कि जब वो आप किसी के घरों में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, तो वो कैरियर भी बन सकते हैं। लेकिन अब तो आप देखिए कि इतना बड़ा हिंदुस्तान है और इतनी चीजें जुड़ी हुई हैं, सरकार संजीदा नहीं है, सरकार के प्रोग्राम संजीदा नहीं है, तो ये सब त्रुटियां सामने आती हैं। और ये बदकिस्मती है, इसको फेज डिपेंडेंट के साथ, व्यापार मंत्रियों के साथ मीटिंग करके जो अलग अलग ट्रेड हैं कैसे चाहे हफ्ते में 2 दिन ही खोलते, 3 दिन खोलते, अलग अलग खोलते कि सभी की किसी की दुकान के अंदर अगर 2 महीने से आप शटर डाउन रखोगे, ताला रखोगे, तो जब महीने के बाद खोलेगा तो पता नहीं तुम्हें उसका सामान खा गए हो, जहाँ कोई सिलन आ गई हो, जहाँ कोई और हमने देखा पिछले दिन बाजार में चोरियां भी हुई, तो पता नहीं क्या क्या नुकसान सबके हो सकते हैं। तो ऐसे में तो एक किस्म से बर्बादी का ही कगार बनता है और ये गवर्नमेंट का टोटल फेलियर है कि वो उनकी कोई प्रोग्राम है ना पास। सर, एक सवाल और है कि जो आम जनता है वो सर काफी परेशान है। इस खास करके वो मेडिकल स्टाफ, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन से वो नाराज है कि मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है कि अगर कोई सुसाइड केस आ जाता है, उस खा के मर जाता है, जहाँ एक्सीडेंटल केस आ जाता है, वो कठुआ हॉस्पिटल या कोई भी मेडिकल हॉस्पिटल है जो जीएमसी हैं, वहां पर पहुंचने से पहले ही वो बेचारे इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। वो जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो मेडिकल स्टाफ क्या करता है, उनको मरने के बाद भी उनको कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर कर देता है और उन घर वालों को उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती है। तो इस बात को लेकर लोगों में बहुत सारा दुख और ये रोष प्रकट हो गया है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए भी कतराते हैं, चाहे वो बीमार हैं, मगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने से कतराते हैं। सर, इस बारे में आपके क्या व्यूज रहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि एक शेयर अनफॉर्चुनेट है कि हम कैसे दौर में निकल रहे हैं। हालांकि मैं कहीं ना कहीं सैल्यूट करना चाहूँगा हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सेज को, जो कि एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में हॉस्पिटलों में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और बहुत से हमारे डॉक्टरों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, पैरामेडिकल स्टाफ को देनी पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका आरोप है या जो आप बात कह रहे हैं, इससे भी हम अपना जो बयान है जो बदल नहीं सकते हैं, जब मैं कहूँगा अपना विमुख नहीं हो सकते हैं कि लोगों का कहीं ना कहीं आरोप रहता है कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया या हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे और उसके बाद एकदम ही उसको कोरोना डिक्लेयर कर देते हैं, या किसी को सांस में कोई तकलीफ थी। मैं कह सकता हूँ कि कुछ एक में ऐसा हो सकता है कि वो लोगों में कोरोना का भी इफेक्ट रहा हो और साथ में जिसको डायबिटिक होती है या मल्टीपल कोई आर्गन फेलियर हो, ऐसे में कोरोना का आ सकता है। लेकिन ये बहुत हद तक लोग आरोप तय कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी वो पोस्टमार्टम करते हैं तो या और कुछ करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी के साथ और इन्वॉल्वमेंट के साथ रहें, क्योंकि डॉक्टर भी हमारे समाज का हिस्सा है, वो भी इसी सिस्टम के पार्ट एंड पार्सल हैं। जो बड़े अफसर हैं या शायद वो दूसरे आदेश देते हैं, लेकिन जो
बारीकी से नीचे लोग का जांच करते हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि किसी के घर से इंसान की जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, किसी के परिवार के सदस्य का चला जाना, और उसकी अंतिम क्रिया में जब आप भाग नहीं ले सकते हैं, उसकी अंत्येष्टि भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं, तो मलाल उसके जीवन में पूरी उम्र रहता है कि हमें ऐसे ही वहाँ कैसे उनका अंतिम संस्कार हुआ होगा कि हम अच्छी तरह से अपने संस्कारों के साथ उनको विदाई भी नहीं दे सके। तो सरकारों को या गवर्नमेंट को या हॉस्पिटल की जो प्रिंसिपल जीएमसी हैं, जो मेडिकल सुप्रेंट हैं, अगर लोग ऐसे रोक लगा रहे हैं तो उनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये अगर कोई ऐसी चीज में अगर कोई सच्चाई है तो फिर उसका गंभीरता से विचार होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अच्छी तरह से लोग जाके अच्छा सा टेस्ट जो हम सभी तरह से उपलब्ध रहते हैं उसके बाद ही किसी को करें। और अगर किसी की नेचुरल डेथ होती है, चाहे घर में होती है, चाहे अस्पताल में होती है, जाना सभी को एक दिन है दुनिया से, तो अगर वो ढंग से जाएं तो वो मेरे से ठीक रहेगा। और इसके आपका सवाल बड़ा अच्छा है, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ही कहना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसे गंभीरता से नहीं, अगर ऐसा रोक उन परिवार के लोग अगर लगा रहे हैं, अगर इसमें कोई सच्चाई है तो फिर बता। सर अभी मैं दूसरी तरफ जाता हूँ कि अभी जो पोजीशन चल रही है जे.एंड.के में नहीं, सिर्फ ये पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में है, कि काफी सभी लोग जो है वो परेशान हैं, सभी के काम जो है वो बंद पड़े हुए हैं, लोगों को खाने के लिए भी बड़े दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का ये कहना है कि इस पोजीशन में भी कमाई का कोई सोर्स नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो आसमान को छू रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे देख ले, जैसे सरसों का तेल है, इसका भी रेट जो है लगभग 200 रुपीज पर केजी है। तो गरीब जनता जो है काफी परेशान है। सर महंगाई को लेकर आपके क्या विचार है? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि आपने देखा होगा कि आज से 7 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी लोग सत्ता में आए तो रोजगारी को लेकर के, गैस को लेकर के महंगाई पहन के घूमते थे। सिलेंडर 350-400 में मिलता था, जो अभी 800 का मिलता है, तो 400 पे ये आंदोलन करते थे। तेल का भाव सब उसमें 70-80 रुपये किलो था खाने के तेल का। ये पेट्रोल डीजल कभी हमने 60-65 से ऊपर नहीं देखा, 100 के बाद भी जो जा रहा है। तो ये लोग आंदोलनों करने में बड़े माहिर थे। उसमें पुतले पे पुतला चलाते रहते थे, हम आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। घरों में छुपे बैठे हुए हैं, सवाई एक दूसरे को माला बनाने के, चुनरिया बनाने के, एक दूसरे पे फूट रहेंगे, इनको कोई काम नहीं है। और सबसे बड़ी पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी वाणियों की पार्टी है, इनका व्यापारियों की पार्टी है। वो व्यापारी वर्ग जो है वो खुश रहते हैं इनसे, अपने मन माने हम लोगों का खून चूस रहे हैं, आम जनता का। जो दिहाड़ी लगाता है उसको जब तेल और अपना नमक और जो बाकी चीजें हैं जो जीवन यापन के लिए जरूरी है, उसके बिना तो घर नहीं चलता है। और जब आप डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाते हैं तो उसका पूरा असर हर चीज पे पड़ता है। किसी भी किस्म का व्यापार हो, सरिया हो, सीमेंट हो, या और कहीं भी आप देखें तो हर चीज पे इनका असर पड़ता है। और एक पूरी बदकिस्मती है हमारे यहाँ पे कि यहाँ पे जो हाल इन्होंने करके रखा हुआ है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे इन्होंने लैंड माफिया, टोल माफिया, माफिया पे माफिया लगाया हुआ है। यहाँ पर पहले हमारे यहाँ रेत बजती की ट्राली 1000-1200 में मिलती थी, आज कहाँ वो 8-10 हजार में चली गई है। तो ऐसी हर चीज का इन्होंने दाम बढ़ाया। खाने पीने की तो बात ही छोड़िए, ये आप कहीं हिल भी नहीं सकते हैं। और हम लोगों के जो थोड़ी बहुत बचत लोगों ने रखी थी सब लूट लाट की इन्होंने इकानमी खत्म कर दी। और महंगाई की इतनी मारो मारी है कि आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सर मायने का जो मसला था वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सर वो क्लियर हो गया, इसके बारे में सर आपकी क्या राय होगी कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमारे जो माननीय डीएमओ साहब हैं वो मायने के रेट को लेकर जहां भी क्या क्लियरेंस होगी, जो बिजनेस करते हैं इसका मायने का वो परेशान है, वो लोग ये पूछना चाहते हैं कि जम्मू में तो क्लियर हो गया, क्या जहां भी कुछ चांस है कि नहीं? देखिए, ये तो अवैध खनन का जो मामला है ये हमारा अपने खड्डे हैं, हमारी सब कुछ है। पिछले दिनों ये हुआ था कि पंचायतों को दे देंगे, जिसको जितना चाहता होगा। तो नेचुरली से सरपंच पंच बने हुए हैं, बीडीसी बनी हुई है, डीडीसी बनी हुई है, पर वो बेटर तरीके से मॉनिटर कर सकते थे। ये डीएमओ भी मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों बड़े रोप रेतर और जम्मू में भी लगे, बड़ा हो हल्ला हुआ।
और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जम्मू में ठीक हो गया, तो कठुआ के नियमों को भी देखना चाहिए। ये कौन सा इतना कोई मेट्रो सिटी है? हमारे यहाँ 1000-1500 में ट्राली पड़ती थी, हमारी अपनी चीज है। अगर आपने कोई रेलवे को बेचना है, कोई सामान बेचना है, या पंजाब में कोई सामान बेचना है, उसकी जो मर्जी आप दाम वसूलो, लेकिन लोगों को जिसको छोटा मोटा अपना घर बनाना है, कोई गली बनानी है, कोई नाली बनानी है, सड़क बनानी है, या किसी को अपनी दुकान बनानी है, उसे वाजिब रेट में जो आज से 2 साल 4 साल पहले रेट था वो मिलना चाहिए। और ये माफियों के घर भर रहे हैं, तो ये बदकिस्मती है। सर अब हम बात करते हैं अपोजिशन की। सर आप लगातार सुर्खियों में आते हैं, जब से भी आप समाज सेवा में लगे हैं, काफी तब से लेकर आज तक काफी दिन प्रतिदिन सुर्खियों में ही रहते हैं। तो सर आज बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं और पूरे हिंदुस्तान में आज फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं वो 7 साल पूरे होने के बाद। और जेके में भी, जेके यूटी में भी कहीं बीजेपी के नुमाइंदे जो थे पहले, वो अभी सैनिटाइजर वगैरह भी बांट रहे हैं। तो आज ही वो सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं जगह जगह पर। जो उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जहाँ जो भी उनके हायर ओहदों पर हैं, सभी जो है इनके वर्कर बीजेपी के 7 साल कंप्लीट होने के बाद आज जो है इसी खुशी को लेकर वो फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मान रहे हैं। आप अपोजिशन में हैं सर, तो आप बताइए इसके बारे में। देखिए, बीजेपी हिंदुस्तान में 7 साल बना रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे जो जहाँ के स्थानीय नेता हैं, जम्मू के जो दूसरे नेता हैं, वो किस लिए बना रहे हैं, ये तो हमारी समझ से परे है। सबसे पहले तो बीजेपी ने क्या बदला लिया है जम्मू के लोगों के साथ कि सबसे पहले हमारी रियासत को तोड़ा। जब से वो हुकूमत में 6-7 साल से आए हुए हैं, वो सारे के सारे प्रयोगशाला उन्होंने जम्मू कश्मीर को बना के रखा हुआ है। रियासत जम्मू कश्मीर उनके लिए एक प्रयोगशाला रही। कभी 370 तोड़ी, कभी रियासत लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दी। और उसके बाद हमारे यहाँ पर उन्होंने लेजिस्लेशन, हमारे यहाँ जो लोअर हाउस था, जो अपर हाउस था MLC का, वो तोड़ दिया। और उसके बाद हमारे लैंड लॉज नए लेके आ गए। हमारे रोजगार जो थे हमारे अपने लोगों के लिए थे, वो उन्होंने तोड़ दिए। हमारा स्टेट सब्जेक्ट जो कि महाराजा हरि सिंह द्वारा हमें दिया गया था, हमारे लिए विशेष सुविधाएं थी, विशेष रियायतें थी, हमारा स्टेट सब्जेक्ट तोड़ा गया। ऐसी कौन सी चीज है जो इन्होंने हमारे यहाँ, इन्होंने मैं कहूंगा कि पुर्जा करके रख दिया हुआ है। जैसे हमने आपको मान कर रहा था कि ये खनन माफिया यहाँ पे लेके आए, ये लैंड माफिया यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ये लीकर माफिया यहाँ पे, शराब माफिया लेके आए, और उसके बाद टोल माफिया लेके आए। ये तो माफियों के हाथों में खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये माफियों के साथ बनाए अपने साथ साथ, आम लोगों के साथ इनको क्या लेना देना है? आम लोगों के साथ इनको क्या पड़ी हुई है? हमारे यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई भर्ती नहीं ला सके, कोई ऐसी विशेष इन्होंने, हम कहते हैं कि बहुत से देर से हमारे नौजवान जो डेली वेजेस थे वो कहीं उनको रेगुलराइज करते। अभी अपना 70,000 से ज्यादा हमारे यहाँ डेली वेजर हैं जो इनको तनख्वाह नहीं मिली कि दिनों से, उनको रेगुलराइज करते। हमारे यहाँ CISF या BSF के लोगों ने भी धरना बड़ा बजा के रखा हुआ था मेरिट बेस पे, उस पर इनका कोई टिप्पणी नहीं है, कोई स्पेशल भर्तियां नहीं की। बॉर्डर पे लोग मारे जा रहे हैं, मिलिटेंसी पे लोग मारे जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे इतनी करप्शन है, इतनी लूट है, तो उस सब का ये नहीं कर रहे, तो ये क्या करेंगे? ये तो मैं कहूंगा कि 7 साल में शायद इन्होंने 7 जन्म का बदला लिया है जम्मू के लोगों के साथ। महाराजा हरि सिंह ने सशक्त विलय किया था रियासत का, जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ। और जितनी भी हमारी रियायतें थी, जितनी भी सुविधाएं थी, जितनी हमें अपॉर्चुनिटीज थी, हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं कर सकता था, हमारे यहाँ कोई जमीन नहीं ले सकता था, हमारे विशेष अपने प्रावधान थे, विशेष सुविधाएं थी। छोटा मोटा हमारे यहाँ कम्युनल हारमोनी थी, हम लोग सब बड़े समाज में मिलजुल के रहते थे। इन्होंने समाज को भी बांटा, और जो भी इन्होंने तजर्बे किए यहाँ फेल हुए हैं। और हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे लोग सत्ता में आए और सबसे ज्यादा दुरुपयोग अपनी सत्ता का उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया। जो नुकसान हम लोगों का यहाँ पे हुआ है, आने वाली 7 नस्लें भी हमें माफ नहीं करेंगी। सर आखिरी मैं ये सवाल पूछूंगा आपसे कि सर इस पोजीशन को देखकर आज जो ये कोरोना की जो पोजीशन है, हालात हैं, सभी दुनिया जो 90 यानी कि 100% लोग जो है परेशान है, आम जनता। इसके बारे में सर आपका आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा?
नहीं, हम तो ये कहेंगे कि स्टे होम स्टे सेफ। पहले तो ये दौर जो कोरोना पे चल रहा है, हमने ये लड़ाई जीतनी है, मिलजुल के लड़नी है। सरकारों से झगड़े आते हैं, अपोजिशन में हो चाहे वो मेन स्ट्रीम में हो, झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन पहले तो इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। इंसान जिंदा रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, हमारा इलाका ठीक रहेगा, तो पॉलिटिक्स भी चलती रहेगी। हम सब लोगों ने सरकारी नियम कानून का पालन करना है। और मैं एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहूंगा सभी लोगों को, अगर हमारे आसपास में कोई ऐसा परिवार है जिसको की आजीविका की जरूरत है या जिसको कोई रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, अगर आप उसकी कोई मदद कर सकते हैं तो हमें बिना किसी लाल लगाव के हमें उसकी जरूर मदद करनी चाहिए। हमें उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। और हम सबका ये धर्म बनता है कि इंसानियत को हम जिंदा रखें, आपस में पूरा अपना एक लगाव रखें, आपस में भाईचारा रखें और आपस में प्यार रखें। धन्यवाद सर। तो प्यारे दर्शकों, ये थे हमारे श्री पंकज डोगरा जी, सीनियर कांग्रेस लीडर। प्यारे दर्शकों, इन्होंने यही क्लियर कर दिया कि ये पार्टीज वगैरह, अपोजिशन वगैरह ये तो चलती रहेगी, मगर इनका जो आम जनता के लिए मैसेज है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इसके कोरोना कर्फ्यू के रिलेटेड जो भी एसओपीज आएगी, गाइडलाइंस आएंगी, सबसे पहले सर जी का ये मैसेज है कि सभी को अडॉप्ट करना है। बाकी जो काम है, जब ये कोविड-19 का मसला क्लियर हो जाएगा, सभी खुश रहेंगे, सभी लोगों के बीच खुशहाली रहेगी, तो बाकी जो है बाकी सिलसिले चलते रहेंगे। और जेके न्यूज की तरफ से भी आम जनता से ये प्रार्थना है कि स्टे एट होम, स्टे सेफ। तो प्यारे दर्शकों, आप देखते रहिए जेके न्यूज। इसी के साथ मैं जोगराज, मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।